नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास रेगुलर आपका चल रहा है और इतने समय जो आपको क्लास डिलीवर किया जा रहा है भारत के संवैधानिक विकास का। भारत का संवैधानिक विकास हम पूरी तरह डिटेल से आपको बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो या फिर मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो। ये क्लास जो आपको डिलीवर की जा रही है ये प्रॉपर सिविल सर्विसेज के डायमेंशन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आरएएस मतलब कि आईएएस से लेकर के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहां पर कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है और पूरी तरह डिटेल से हर कंटेंट को लेकर के बातचीत की जा रही है। फिलहाल आपका भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। पिछला वाला क्लास देखने के बाद ही ये आप क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए पिछले वाले क्लासेस में आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा, एक जो है क्रोनोलॉजी दिखाई पड़ेगी, तब जाकर के आप इंटरलिंक कर पाएंगे हर अधिनियमों से। इसलिए मैं कहता हूं कि पिछला वाला क्लास देखने के बाद ही एक क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, चलते हैं अपने क्लास पे। तो भारत का जो संवैधानिक विकास था उसमें हमने दो पार्ट बताया था। एक तो बताया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का अधिनियम, 93 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और लास्ट में हमने जो है इसके अंतर्गत 1853 का चार्टर एक्ट पूरी तरह डिटेल से बताया। और जितने भी मेंस के डायमेंशन से या फिर प्री के डायमेंशन से जो भी कंटेंट हो सकता था सब कुछ आपको डिलीवर किया। फिर यहां पर हमने स्टार्ट किया ताज या सम्राट के अंतर्गत जो संविधान का विकास होता है, उसमें हमने बताया कि भाई भारत शासन अधिनियम 1858 ये हमने पूरा डिटेल से आपको बातचीत किया। फिर जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 इसको लेकर के बातचीत हमने किया। फिर उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम एक था 1873 इसको लेकर के बातचीत किया। फिर उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876 इसको लेकर के हमने बातचीत किया। फिर आज जो आपका चलने वाला है टॉपिक वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम चलने वाला है। भारत परिषद अधिनियम, तो एक हेडिंग आप डालिएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। एकदम इत्मीनान से बातचीत करते हैं, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करिए, अब जो है थोड़ा सा एक नए पेज पर आप हेडिंग डालिएगा 1892 का अधिनियम, लिखना जरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब समझना जरा, बिहार लोक सेवा आयोग जो थी 17वीं बीपीएससी, वहां पर एक मेंस का क्वेश्चन आया था लिखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बार बार यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, 2-3 पॉइंट ही है, बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं है। तो इसमें केवल आपको प्रावधान पढ़ना पड़ेगा कि क्या कुछ जो है प्रावधान किया गया था 1892 के अधिनियम में, ठीक ना। तो 1892 का जो अधिनियम था इसमें क्या किया गया, जो केंद्रीय विधान परिषद थी और प्रांतीय विधान परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। हालांकि जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का बना रहा। अच्छा, ये गैर सरकारी और सरकारी सदस्य क्या होते थे? गैर सरकारी जो सदस्य होते थे वो भारतीय होते थे, जो सरकारी सदस्य होते थे वो अंग्रेज होते थे। इतनी बातें क्लियर। तो केंद्रीय विधान परिषद, जिसको हमने बताया था कि 1853 के अधिनियम में 12 सदस्यों से बनाई गई थी केंद्रीय विधान परिषद, और उसी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। ऐसे ही प्रांतीय मतलब कि राज्यों की या प्रांतों की विधान परिषदें थी, उनमें भी जो है संख्या में वृद्धि की जाती है। हालांकि जो बहुमत था वो सरकारी बहुमत, अभी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। यहां पर एक जो है परोक्ष रूप से एक निर्वाचन या चुनाव की जो है बात की जाती है, परोक्ष निर्वाचन की जो है बात की जाती है, या परोक्ष निर्वाचन जो है आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन चुनाव जैसे शब्द शामिल नहीं है, लेकिन परोक्ष निर्वाचन इसलिए बात की जा रही है क्योंकि जो है गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव की बात हो रही है, उनके नियुक्ति की बात हो रही है। कितनी बातें क्लियर? ये पहला पॉइंट है। तो आप लिखना जरा, पहला वाला पॉइंट क्या इसमें होगा। पहला वाला पॉइंट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत
अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर उसके बाद जरा लिखना, थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। फिर उसके बाद इसी सेंटेंस में आपको लिखना है, क्या लिखना है? इसी सेंटेंस में आप लिखना है, हालांकि सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। ये पहला पॉइंट आपका है। कोई दुख दर्द यहां तक, किसी प्रकार की समस्या? मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। अब एक काम करना, जरा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको लिखना है, और नेक्स्ट पॉइंट इस प्रावधान में क्या होगा, 1892 के अधिनियम में। तो जो दूसरा वाला पॉइंट है, यहां पर आपको लिखना है कि परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। क्या? परोक्ष मतलब कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। हालांकि चुनाव जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसको लिख लीजिएगा। कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से दिखाई पड़ती है, 1892 के अधिनियम से, ठीक है ना? तो लिखना जरा, परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत दिखाई पड़ती है। हालांकि, लेकिन, या फिर लेकिन लग लीजिए, लेकिन चुनाव जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। ये दूसरा पॉइंट इसका है। यहां तक किसी प्रकार की समस्या आपको? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक काम करिए, तीसरा पॉइंट लिखिए जरा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आपका है, जो केंद्रीय विधान परिषद है, इस केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके जो सरकारी सदस्य थे, वो जो है 12 से बढ़ा करके 16 कर दी जाती है। समझना जरा, जैसे हमने क्या बताया था, क्रोनोलॉजी 1853 का जो भारत परिषद अधिनियम बताया था, 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें हमने क्या बताया था कि भैया 6 नए सदस्यों को जोड़ करके गवर्नर जनरल की परिषद में एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। और वो जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था, वो कितने सदस्यों का था? 12 सदस्यों का। इसका नाम क्या था? तो केंद्रीय विधान परिषद था। केंद्रीय विधान परिषद, इसको हमने मिनी संसद कहा। क्या कहा? मिनी संसद कहा। मिनी संसद कहा, मतलब कि यह विधि निर्माण का कार्य करती थी। कब इसका अस्तित्व आया केंद्रीय विधान परिषद का? 1853 में। कितने सदस्यों से आया? तो आपने बताना है 12 सदस्यों से आया। ये 12 सदस्य कैसे हैं? तो आपको बताना है, ये टोटल अंग्रेज हैं, सरकारी सदस्य हैं। कोई दुख दर्द यहां तक नहीं है ना? अब ये यहां पर क्यों चर्चा में आ गया? 1892 के अधिनियम में क्यों चर्चा में आ गया? इसलिए कि आपको जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में ये 12 से बढ़ा करके कितनी सदस्यों की संख्या कर दी जाती है? 16। यही पॉइंट आपको लिखना है। तो लिखना जरा, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में
वृद्धि कर 12 से बढ़ाकर, ऐसे लिख लीजिए, पूरा का स्पष्ट लिख लीजिए, 12 से 16 कर दी गई, 16 कर दी गई। इतनी बातें क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। एक पॉइंट और इसमें है, क्या आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, जब देखिए 1853 का क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है 12 सदस्यों का, फिर आप आते हैं 1892 के अधिनियम में क्रोनोलॉजी आपको रखना है 16 सदस्यों का, फिर आप आते हैं 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार होता है तो क्रोनोलॉजी आपको कितना रखना है? 60 का। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है ताकि आपको समस्या ना हो कि कब कब कितने सदस्य बढ़ाए गए, ठीक है ना? चलें आगे। अब आना जरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है उस लास्ट पॉइंट से आया हुआ है। कौन सा लास्ट पॉइंट है समझिएगा जरा। लास्ट पॉइंट इसका ये है कि केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है ना? लिखना जरा, केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दे दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? अभी समझना जरा, यहां नोट लगा के लिखिए। नोट लगा करके क्या लिखना है आपको? अनुपूरक प्रश्न पूछने और लोकहित विषयों पर चर्चा करने और मतदान करने का अधिकार अभी नहीं था। एक क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है ना? लिखिए जरा, अनुपूरक प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं, बीच बीच में खड़ा होकर के क्रॉस क्वेश्चन। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने, लोकहित, लोकहित मतलब कि जो जनता के कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको आप नहीं उठाएंगे। इस प्रकार की तानाशाही थी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो लोकहित विषयों पर चर्चा करने और मतदान करने का अधिकार नहीं था। क्या यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या आई? कोई समस्या नहीं है ना? अब एक काम करना जरा, ये बार बार क्रोनोलॉजी अगर आपको बजट को लेकर के आए, कंफ्यूजन हो कि 1892 में क्या कहा गया, 1909 वाले में क्या बजट को लेकर के हुआ, 1919 वाले अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में बजट को लेकर के क्या हुआ, फिर जो है भारत का पहला बजट, फिर भारत स्वतंत्र भारत का पहला बजट। जरा एक काम करिए, एक क्रोनोलॉजी हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं, खास करके केवल केवल जो है बजट को लेकर के, है ना? तो यहां पर बजट एक हेडिंग ऐसे थोड़ा सा आप जो है करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा बजट, ठीक है ना? अच्छा, बजट का जो विवरण है ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भारत के संविधान में शब्दावली के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। लेकिन हम लोग बजट पे थोड़ा सा अगर बातचीत करें तो इस बजट को लेकर के अगर मैं कहूं कि भारत के संविधान, भारत का जो है पहला बजट, क्या भारत का जो है पहला बजट एक कब पेश किया गया, तो आपने बताना है कि साहब 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन, इनके द्वारा पेश किया गया था। यहां तक कोई दर्द, किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? चलें आगे। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई ये जो है बजट 1892 में क्यों चर्चा में रहा, 1892 के अधिनियम में, 1800 ऐसे कर लीजिए, 1892 के अधिनियम में। तो यहां पर हमने आपसे बताया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, इस केंद्रीय विधान परिषद में यहां पर बजट पर बहस प्लस
प्रश्न पूछने का क्या दिया गया, अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। फिर एक अधिनियम और आप लेकर आएंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया, अनुपूरक प्रश्न जो कि यहां पर अधिकार नहीं दिया गया था, जो लोकहित विषयों पर चर्चा करने का अधिकार 1892 के अधिनियम में नहीं था, अब यहां पर क्या किया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और प्लस लोकहित विषयों पर, लोकहित विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया। किस अधिनियम के तहत, तो आपने बताना है कि 1909 के भारत परिषद, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अभी इसके जस्ट बाद ये अधिनियम आएगा। फिर क्या है, फिर 1919 वाला क्यों चर्चा में आ गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। यहां पर बजट को लेकर के क्या है समझिएगा जरा, यहां पर बजट को लेकर के ये बिंदु आता है कि केंद्र का बजट अलग कर दिया जाता है, राज्य का बजट अलग कर दिया है। मतलब केंद्र अपना अलग बजट पेश करेगा, राज्य अपना अलग बजट पेश करेगा। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर लिखिए जरा, बजट को लेकर के केंद्र और राज्य के बजट अब जो है अलग कर दिए गए। इतनी बातें हुई। तो आपको अगर बताना होगा तो आप अब आसानी से बता पाएंगे कि भाई इसका पूरा सिनेरियो क्या है। अगर मैं कहूं कि भाई स्वतंत्र भारत का पहला बजट, अगर मैं कहूं आपसे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पे थोड़ा सा आएंगे आप, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है यहां पर लिख लीजिए, स्वतंत्र भारत का, तो ये 1947 में पेश किया गया। यहां पर R.K. षणमुखम चट्टी के द्वारा, R.K. षणमुखम चट्टी के द्वारा 1947 में भारत का स्वतंत्र बजट पेश किया गया। अब आपको बजट को लेकर के एक ऐसी ही ड्राफ्टिंग तैयार करनी है, फिर बजट पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपकी क्रोनोलॉजी भी तैयार होगी और किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो हेडिंग डालिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि इसको किस नाम से और जानते हैं, तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अभी समझना जरा, ये मार्ले और मिंटो कौन है, तो जो मार्ले हैं ये भारत सचिव हैं। कौन है, भारत सचिव। और हमने बताया था कि 1858 का अधिनियम लाया गया था, उसमें भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एक पद सृजित किया गया था जो कि इंग्लैंड में था, तो उसको भारत सचिव का नाम दिया गया। इसी की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई जाती है जो भारत के कार्यालय के नाम से जानी जाती है। इतनी बातें क्लियर। तो ये जो मार्ले साहब हैं एक कौन है, तो भारत के सचिव हैं, और मिंटो साहब जो हैं यह भारत के कौन हैं, तो यह भारत के वायसराय साहब हैं। तो दोनों ने एक योजनाबद्ध एक कानून को जो है तैयार किया और उसमें कुछ सुधार जो है अपना प्रावधान किया, कुछ सुधार को लेकर के प्रावधान किया गया, जिस जो है कानून में, जिस जो है एक थॉट प्रोसेस में, उसको जो है मार्ले मिंटो का सुधार कहा गया, या फिर जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। तो अगर कोई पूछे 1909 को किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। क्लियर यहां तक। अब यहां पर अगर मैं आपसे यह कहूं कि साहब इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आप बैकग्राउंड क्या बताएंगे, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के पीछे जिस सन में ये आ रहा है उस सन से पीछे कुछ हिस्टोरिकल घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण ये सुधार लाना पड़ा। तो समझना जरा क्या क्या चीजें थी। इतने समय अगर आप देखेंगे तो 1908 वाला जो दौर था खास करके, वह एक विद्रोह का काल था। मुजफ्फरनगर घटनाकांड होता है, बंगाल में बर्रा डकैती होती है,
उधर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना और कुछ जो है क्रांतिकारी विद्रोह होते हैं, है ना। फिर उसके बाद लगातार भारतीयों के द्वारा स्वशासन की मांग की जा रही है। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। 1906 से स्वशासित या मतलब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है बड़े पैमाने पर। और इधर जो मुस्लिम लीग स्थापित होती है 1906 में, इनके द्वारा अलग जो है एक प्रांत की मांग तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ एक अलग जो है पृथक निर्वाचन की ये मांग कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं? पृथक निर्वाचन की मांग। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कहते हैं। इनका कहना है कि मुसलमान, कोई क्षेत्र में मुसलमान ही उठे और उनको केवल केवल वोटिंग किसके द्वारा की जानी चाहिए? मुसलमानों के द्वारा ही वोटिंग की जानी चाहिए। मतलब कि जो उम्मीदवार होगा मुसलमान होगा, जो मतदाता होगा वो मुसलमान ही होगा। इसको क्या कहते हैं? हम पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। एक बार और समझिए जरा, अगर मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम कैंडिडेट ही वोटिंग करे तो उसको हम पृथक निर्वाचन प्रणाली करते हैं। और इसी की मांग बार बार मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी। और इसके अलावा भारतीयों के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भागीदारी को बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी। तो ऐसे कुछ ज्यादातर फैक्टर थे जिसके कारण 1909 का एक पार्लियामेंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाना पड़ा। तो एक बैकग्राउंड आप लिखना जरा। बैकग्राउंड में क्या लिखेंगे आप कि इसको क्यों लाया गया, इसको लाए जाने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो पहला चीज कि भारत में कुछ जो है क्रांतिकारी विद्रोह हो रहे थे और उन क्रांतिकारी विद्रोहों में पहला आप मुजफ्फरनगर हत्याकांड 1908, फिर उसके बाद जो है बंगाल में बर्रा डकैती 1908, ठीक ना। और इधर अगर आप देखेंगे तो भारतीयों द्वारा लगातार स्वशासन की मांग, फिर क्या है समझना जरा, भारतीयों द्वारा लगातार स्वशासन की मांग। उसके बाद आप अगर जानेंगे तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसी बंगाल विभाजन से क्रुद्ध होकर भारतीयों ने क्या किया कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। और स्वदेशी आंदोलन एक अच्छा आंदोलन था। ये ब्रिटिश सरकार पर ठीक ठाक दबाव डालता है ताकि जो है ब्रिटिश सरकार क्या करे, कुछ ऐसे अधिनियम या प्रावधान लाए जो भारतीयों की प्रशासनिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ा सके। देश को तो आजाद नहीं करेंगे लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक भागीदारी जो है भारतीयों की बढ़ा सके। अच्छा, इसके अलावा जो कांग्रेस का गरम दल था, उस गरम दल के द्वारा एक शंका यह भी की जा रही थी कि कहीं ये लोग मिलजुल करके एक तीव्र आंदोलन ना खड़ा कर दें। तो यहां पर लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के गरम दल का अंग्रेजी सरकार पर प्रभाव, अंग्रेजी सरकार पर प्रभाव। कितनी बातें हुई? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप देखेंगे मुस्लिम लीग को थोड़ा सा, मुस्लिम लीग के एक लीडर होते हैं जिनका नाम आगा खा होता है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग के एक लीडर होते हैं आगा खा, नाम सुना होगा आगा खा। ये क्या करते हैं कि भारत की जो वायसराय हैं मिंटो, उनसे मिलने चले जाते हैं और डिमांड करते हैं हमको पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान करिए। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की ये मांग का इंतजार अंग्रेज कर भी रहे थे। इनको बार बार ये लग रहा था कि कहीं
हिंदू और मुसलमान अगर एक हो गए तो मिलजुल करके अगर कोई आंदोलन क्रिएट करेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा, भयावह आंदोलन होगा। ऐसे में इनको बांटो और राज्य करो की नीतियों के अंतर्गत अगर मुस्लिम और हिंदुओं को बांट दिया जाए रणनीतिक तौर पर या कानूनी तौर पर, किसी भी स्तर पर, राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी सरकार के लिए हितकर होगा, भारत के उपनिवेश के लिए हितकर होगा। यहां पर लिखना जरा, जो आंगा खां हैं ये वायसराय, वायसराय कौन है? मिंटो साहब हैं, ठीक है ना, मिंटो। इनसे जो है मिलने चले जाते हैं और किसकी मांग करते हैं? पृथक निर्वाचन प्रणाली की, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग। इसको हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। कितनी बातें क्लियर? बाल गंगाधर तिलक ये कहां चले जाते हैं? ये जाते हैं जो है इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाते हैं भारत के जो है सचिव से मिलने, और भारत के सचिव से मिल करके ये जो है सुशासन की मांग करते हैं। तो लिखना जरा यहां पर, अच्छा हमने लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा या भारतीयों द्वारा लगातार स्वशासन की मांग, स्वशासन ऐसे लिखा जाएगा, स्वशासन की मांग। तो अगर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूं कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार लाए जाने की एक पृष्ठभूमि आप बताएं, तो क्या इन फैक्टरों को आप बता सकते हैं कि भारत में होने वाले लगातार विद्रोह, उससे अंग्रेजी सरकार दबी हुई थी, स्वशासन की लगातार मांग, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, फिर उसके बाद बंगाल में बर्रा डकैती, अभिनव भारत की स्थापना। यहां लिख लीजिएगा जरा, 1904 में अभिनव भारत इसकी स्थापना। ये सब प्रेशर कर रहे हैं, प्रेस बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस के गरम जो दल थे उनका एक इंपैक्ट जो है अंग्रेजी सरकार पर था, दबाव था। फिर मुस्लिम लीग अलग से ही पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की डिमांड कर रही थी। फिर यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो भारतीयों के द्वारा सुशासन की मांग। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर बने जो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के रूप में आगे चल करके उपस्थित होते हैं। अब एक काम करना जरा, एक इसमें जो भी प्रावधान है जहां से आपके प्री के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे प्री के क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, मतलब कि जो भी आएंगे सब कुछ इसी प्रावधानों से आपके प्री के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लिखना जरा यहां पर प्रावधान, और प्रावधान किसके बारे में हम लोग लिखने जा रहे हैं? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, ठीक है ना। तो पहला जो प्रावधान था, इस पहले प्रावधान में क्या होगा? अभी अभी आपने देखा कि मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। लिखना जरा, मुसलमानों के लिए पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ब्रैकेट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कर लीजिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। ये बातें आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन तो नहीं पैदा कर रही हैं? समझिएगा जरा। एक कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो यहां पर ऐसे कर लीजिए, सांप्रदायिक, अपने नोट्स में सांप्रदायिक निर्वाचन, ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है 3 अधिनियमों से जुड़ा हुआ है, ताकि आपको क्रोनोलॉजी करने में आसानी हो, ठीक है ना। एक तो आपने अभी अभी पढ़ा 1909 के अधिनियम से, अभी अभी आपने क्या पढ़ा? 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। फिर आपको यही चीजें मिलेंगी कहां पर? 1919 के भारत शासन अधिनियम में।
फिर आपको यही चीजें जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में पूछता है कि ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को कब जो है पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। तो आप बताइएगा 1919। पहली बार यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर केवल मुसलमानों के लिए है, यहां पर 1909 वाले में केवल मुसलमानों के लिए है। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे 1919 वाले में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत, तो यहां पर आपको जो है सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, इनके लिए भी क्या किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। लेकिन यह मुद्दा अभी बंद नहीं हुआ, आगे चल करके इसको और एक्सटेंड किया गया और एक विस्तारित रूप किया गया, और यहां पर जा करके मजदूरों से लेकर के महिलाओं तक एक पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। क्या? पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। तो एक क्रोनोलॉजी ये आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि कब 1909 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ और 1935 वाले भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ। चलें आगे, यहां तक हुआ, यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द कोई समस्या। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अभी समझना जरा। हमने बताया कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। अभी समझना जरा, अभी एक चीज हमने बताया था, केंद्रीय विधान परिषद। ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसको मास्टर ने बताया कि 1853 में ये स्थापित हुआ। कितने सदस्यों से? 12 सदस्यों से। फिर मास्टर ने बताया कि जब 1892 का अधिनियम लाया जाता है तो सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी जाती है? 16 कर दी जाती है। फिर मास्टर अब जो अधिनियम आपको पढ़ा रहा है उसमें यह बता रहा है कि 1919 हुए, ये सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी जाती है? तो आपने बताना है कि कितनी कर दी जाती है? 60 कर दी जाती है। यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? लिखना जरा, यही लिखिए जरा। केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब देखिए, एक क्रोनोलॉजी अगर आपको याद होगी तो किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। फिर हमने अभी बजट को लेकर के एक चर्चा किया, बजट को लेकर के, और बजट पर हमने ये बताया कि बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, और लोकहित विषयों पर चर्चा, लोकहित विषयों को उठाने का अधिकार दे दिया गया। यहां तक किसी प्रकार की समस्या? ये सब सारा चीज हमने बता दिया है, बैकग्राउंड आपको बता दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना जरा। जो 1909 का अधिनियम है, इस 1909 के अधिनियम में अगर आप देखेंगे तो प्रांतीय जो परिषदें हैं, उन प्रांतीय परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। प्रांतीय परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, और ये जो प्रांतीय विधान परिषद है, इन प्रांतीय विधान परिषदों में आपको थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत। यहां पर संख्या कितनी कितनी कर दी गई? तो ये जो संख्या है वो कितनी कितनी कर दी गई? 50-50 कर दी गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अगर वहीं पर आप देखेंगे तो ये जो बर्मा है, ये जो असम, बर्मा है, असम है, यहां पर जो संख्या है ये कितनी कितनी हो जाती है? 30-30 हो जाती है। एक पॉइंट इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलें आगे। अब 2 पॉइंट ऐसे मैं बताने वाला हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। इन सब से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं यहां से आपका बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। और वो क्वेश्चन कौन सा है समझिएगा जरा। यहां पर क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार जो गवर्नर जनरल की
कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय सदस्य को सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है ना, लिखना जरा, पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। अच्छा, एक चीज पहले और भी कंफर्म कर लीजिए, केंद्रीय विधान परिषद अलग है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद अलग है। बस ये जानिए कि ये जो कार्यकारिणी परिषद है ये कार्यपालिका है, लेकिन जो विधान परिषद थी जिसका काम कानून निर्माण करना था उसको केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं। उसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हो सकती थी। क्लियर ना? 1861 के अधिनियम में याद रखिए कि वहां पर जो है बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को जो है नियुक्त किया गया था गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ये मतलब कि जो है गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति वो कर सकता है गैर सरकारी सदस्य के रूप में। यहां पर पहली बार ऐसा है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय सदस्य को क्या किया गया, शामिल किया गया। एकदम ध्यान से सुनिएगा। और वो पहला भारतीय सदस्य कौन था, तो आपने बताना है कि साहब वो जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये फर्स्ट भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहां तक किसी प्रकार की समस्या आपको? एक क्वेश्चन और आता है। हमने आपको एक चीज और बताया था। क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि भारत सचिव, और ये भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया? आपने बताना है कि 1858 में सृजित किया गया था। फिर हमने बताया था कि इसी की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई जाती है। ये जो 15 सदस्यीय परिषद है इसी को क्या कहा गया? भारत कार्यालय कहा गया। भारत कार्यालय कहा गया। अब समझना जरा, ये जो भारत सचिव की जो 15 सदस्यीय परिषद है ना, इस 15 सदस्यीय परिषद में पहली बार ऐसा होता है कि 2 भारतीयों को शामिल किया जाता है। क्या अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं आप? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद अलग है, भारत में है, और भारत सचिव की परिषद जो कि भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है उसकी परिषद अलग है, जिसको भारत का कार्यालय कहा जा रहा है। अब इसी भारत के कार्यालय मतलब कि भारत सचिव की जो परिषद है इसमें पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया। मतलब कि पहली मर्तबा ऐसी है कि 2 भारतीय इसमें शामिल हुए। 2 भारतीय इसमें क्या हुए? शामिल हुए। कौन से 2 भारतीय? पहले का नाम है केसी गुप्ता और दूसरे का नाम है सैयद हुसैन बिलगामी। सैयद हुसैन बिलगामी। तो ये पूरा आपका जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या फिर कहें कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम पूरी तरह हमने पढ़ा करके आपको कंप्लीट किया। अब इसमें कुछ कमियां थी। कमियां कौन थी? कि कमियां यही थी कि जो आपने पहली बार जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया है, पृथक निर्वाचन प्रणाली ये द्विराष्ट्र की बात अप्रत्यक्ष रूप से करती है, भारत के विभाजन की बात करती है। ठीक है ना? तो ये तो बांटो और राज्य करो की नीतियां हैं, ऐसे लिख लीजिए, बांटो और राज करो की एक प्रकार की पॉलिसी है। ये आलोचना आप करेंगे। फिर जो भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, भारतीयों की कम भागीदारी, लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव, लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव, ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने पर बल देना। ठीक है ना?
ये सब सारा चीज यहां पर किया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों की इसकी उपेक्षा की गई, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी कमियां क्या थी तो आप बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब एक मेंस का क्वेश्चन जरा लिखना। वो जो मेंस का आपका क्वेश्चन होगा वो मेंस का क्वेश्चन है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको लाए जाने के क्या कारण थे और इसमें निहित प्रावधानों का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। ये आपको 150 शब्दों में लिखना है। क्या इतनी बातें क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल जो आपका अधिनियम चलेगा वो 1919 का भारत शासन अधिनियम चलेगा, ठीक है ना। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।